नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। और जैसा आपका मध्यकालीन भारत चल ही रहा था, तो आज कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है शाहनामा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे नमः लिख दिया उसने, तो शाहनामा आप इस तरीके से लिख देना है, शाहनामा। शाहनामा जो किताब थी उसके लेखक हैं फिरदौसी। तो कहा जा रहा है ये किसके दरबार में कहते हैं कवि या साहित्यकार थे। तो ये आए थे किसके साथ? गजनवी के साथ। ये गजनवी बोलो या फिर आप गजनी बोलो। गजनी आपका अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था और वहाँ का शासक था महमूद। तो इसलिए उसे क्या बोल दिया जाता था? महमूद ऑफ गजनी इंग्लिश में बोल दिया जाता था। और हिंदी में हम उसे महमूद गजनी या महमूद गजनवी बोल देते थे। ये आपका एक बोल सकते हैं कैसा था कि अफगान शासक बोल सकते हो या तुर्क बोल सकते हैं। जो मूल था इसका क्या था? टर्किश था। ये आपने याद रखना है। लिखा हुआ है वह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अफगानी था, क्योंकि इस तरफ था, देख लीजिए भारत के इस तरफ आपका गजनविद एम्पायर आपको देखने मिलता है। इतना बड़ा फैला दिया था, लगभग 997 से 1030 के आसपास तक उसने मध्य एशिया, ईरान के कुछ हिस्सों और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर क्या कर दिया था? नियंत्रण कर लिया था। अच्छा, उसके टारगेट थे भारत में आके क्या? धनी मंदिर, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका सोमनाथ मंदिर, जो आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। इसको उसने लगभग 17 बार लूटा था। और जो अभी बताया मैंने आपको कि शाहनामा का लेखक था आपका फिरदौसी, वो महमूद गजनवी के दरबार में क्या था? साहित्यकार, कवि था। तो ये आप देख सकते हैं, ये गजनवी एम्पायर है। उस समय भारत में कई थे, चौहान थे, परमार थे और सोलंकी थे, पाल इस तरफ थे। तो ये आपको देखने को मिल सकता है 1025 ईस्वी के आसपास का ये बता रहा है। जब उत्तर पश्चिम से भारत पर गजनवियों ने आक्रमण किया तो कौन सा राजवंश हरियाणा पर शासन कर रहा था? उस समय देखा जाए तो हरियाणा की तरफ या दिल्ली की तरफ कौन थे? तोमर वंश के शासक थे। और तोमरों को हरा दिया था बाद में जाके शाकंभरी के चौहानों ने। शाकंभरी के चौहानों ने। और वो शासक जिसने तोमर को हराकर या तोमर वंश को हराकर दिल्ली पर बोल सकते हैं साम्राज्य अपना स्थापित किया था, विजय की थी, वो थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ। ये सबसे महान शासकों में आते हैं शाकंभरी के चौहान। और शाकंभरी के चौहान एक आप हैं पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है ना, जिन्हें राई पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के बारे में पढ़ते हो आप। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध फर्स्ट एंड सेकेंड, जो एक हुआ था आपका 1191 जिसमें गौरी को हरा देते हैं, फिर 1192 में गौरी ने हरा देता है। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है जब पश्चिमोत्तर से गजनवियों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय तोमर राजपूत जो थे वो हरियाणा की तरफ शासन कर रहे थे। गजनवियों ने 1020 में लाहौर राज्य पर कब्जा किया। तोमर वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान हरियाणा पर शासन किया था। साक्ष्यों के ऐतिहासिक टुकड़ों के अनुसार लगभग 36 राजपूत जनजातियां मानी जाती हैं, और वो आपको देखने को मिल जाएगा पृथ्वीराज रासो ऐसा से, जिसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, चंद बरदाई द्वारा रचित है, उसमें मिलता है इन 36 राजपूत जनजातियों के बारे में। 12वीं शताब्दी में शाकंभरी के चौहान द्वारा तोमर वंश को विस्थापित कर दिया गया था, विसल देवी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। एक भौगोलिक इकाई के रूप में हरियाणा 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ज्ञात नहीं था। तोमर क्षेत्र में वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्से आते थे, और इनके बारे में कुछ विवरण इनके शिलालेख और सिक्कों से प्राप्त होता है। दिल्ली का तोमर वंश अनंगपाल तोमर द्वितीय तक रहा, ये अंतिम शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 1206 में, जब गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ का जो बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत आपकी स्टार्ट हो जाती है विद कुतुबुद्दीन ऐबक। पुष्यभूति वंश जब आपको देखने को मिलता है तो ये हर्षवर्धन का वंश है। और ये आपने याद रखना है 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास गुप्त आप जानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सारे आ जाते हैं आपके। उसके बाद तुगलक राजवंश आता है। तुगलक राजवंश आप जाते हैं कि गुलाम वंश को, ये सॉरी खिलजी वंश को हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई तोमर वंश की। तो अनंगपाल तोमर 736 से 754। तो लिखा है दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद दिल्ली का जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, कुरुवंश की राजधानी थी, जब बोल सकते हैं कुरु महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। उससे 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया था। यह दिल्ली का गांव था।
कुछ वर्षों के पश्चात उसने लालकोट नगरी बसाई। फिर 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनाया। इस किले के अंदर ही कस्बा बसता था। तोमर राजवंश की स्थापना अनंगपाल सिंह तोमर प्रथम ने 736 ईस्वी में दिल्ली में की थी। लगभग इसी समय नागभट्ट प्रथम, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते हैं, समकालीन है इनके, उस समय 720 ईस्वी में आबू पर्वत पर एक यज्ञ में क्षत्रिय शासकों ने मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों को भगाने का संकल्प लिया था। दिल्ली में तोमर का शासन या तोमर वंश का शासन 736 से 1193 ईस्वी के बीच रहा है। अनंगपाल तोमर प्रथम दिल्ली के संस्थापक राजा थे और इस वंश के अंतिम शासक थे तेजपाल द्वितीय। इस बीच कुल 23 शासक हुए, जिनमें सबसे महान शासक आते हैं अंगपाल या अनंगपाल द्वितीय। तोमर बोलो, तंवर बोलो या कुंतल बोलो, उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। दिल्ली के तोमर शासकों के अधीन दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित कई छोटे छोटे राज्य भी थे। इस वंश ने बड़ी वीरता के साथ तुर्कों का सामना किया था और कई सदी तक दिल्ली को सुरक्षित रखा था। भारत पर पहला, जो मध्यकालीन भारत में पहला आक्रमण देखने को मिलता है, वो अरबों का देखने को मिलता है। आप नाम जानते होंगे, मोहम्मद बिन कासिम का 712। तो सिंध का शासक रहता है, दाहिर के खिलाफ वो अभियान चलाते हैं। उसके बाद जो देखने को मिलता है, तब आप नाम सुनते हैं इसका, गजनी का, महमूद गजनी का। तो ये तुर्की है, हालांकि गजनी जो है आपका ये अफगानिस्तान की तरफ मिलता है। और फिर उसके बाद गौरी आता है भारत में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गजनविद एम्पायर, यहाँ पे चौहान है और इस तरफ आपके तोमर दिल्ली की तरफ। नेक्स्ट लिखा मोहम्मद गौरी के निम्नलिखित राज्यपालों या गुलाम बोल सकते हो आप, जो उनके क्या थे, गुलाम थे, और उन क्षेत्रों का मिलान करें जहाँ उन्होंने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लगभग स्वतंत्र रूप से शासन किया था। अगर यल्दूज की बात करें तो यल्दूज था आपका गजनी की तरफ, यानी कि अफगान पर्वत, ये गजनी इसी तरफ था। कुबाचा की बात करें तो कुबाचा था आपका सिंध की तरफ। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा आपका बोल सकते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय को कर दिया, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो ये बंगाल की तरफ था और ऐबक आपका दिल्ली की तरफ था। तो डी का तो फर्स्ट हो जाता है, तो ये आंसर है। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो देखा, गौरी ने सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। इस समय कारामाती सियाओं ने अनुयायी शासन कर रहे थे। ये कारामाती मुसलमान बनने से पहले क्या थे, बौद्ध थे। गौरी ने मुल्तान जीत लिया था 1175 में। उसके बाद 1178 में गुजरात पर इसका दूसरा आक्रमण होता है, लेकिन मूल राज द्वितीय ने इसे आबू पर्वत की तलहटी में हरा दिया था। मोहम्मद गौरी की भारत में यह पहली हार थी 1178 आबू पर्वत पर मूल राज द्वितीय द्वारा। इस वंश का संचालन मूल राज की पत्नी नायिका देवी ने किया था। गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका राज्य जो था 3 प्रमुख दासों में बंटा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की तरफ, ताजुद्दीन यल्दूज गजनी क्षेत्र की तरफ, नसरुद्दीन कुबाचा उच्च और सिंध की तरफ, और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये आपका बंगाल की तरफ था। आगे लिखा हुआ, भारत के इतिहास में 1206 से 1526 के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। इसमें 5 प्रमुख वंश आते हैं। गुलाम वंश जो 1206 से 90, खिलजी वंश 1290 से 1320, सबसे अधिक समय तक रहा था आपका तुगलक वंश 1320 से 1413, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। उसके बाद आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर हरा देता है इब्राहिम लोधी को और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। मोहम्मद गौरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बने थे, ने गुलाम वंश की स्थापना रखी। याद रखना, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण ही की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई थी। लिखा हुआ वह एक महान निर्माता था और लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये भी आप याद कर सकते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था और जिसे कंप्लीट करा देता है इसका जमाई इल्तुतमिश, जो उसका गुलाम भी था। और आगे जाके शायद से सिकंदर लोधी का नाम आता है, जो उसका बोल सकते हैं उसकी मरम्मत भी करवाते हैं। सिकंदर लोधी और फिरोज शाह तुगलक, इनका नाम भी आता है। अच्छा, राजत्व का दिव्य सिद्धांत या राजाओं के दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला शासक कौन था? बलबन, जो अपने आप को कौन सी उपाधि देता है? सुल्तान बोलते, देखो खलीफा के पद को मना कर देता है, खलीफा के पद को मना कर देता है और सीधे उपाधि लेता है जिल्ले इलाही की। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, ठीक है ना। तो ये बलबन था। लाहौर रखने नीति भी किसकी है? बलबन की है। तो लिखा बलबन दिल्ली सल्तनत का राजा था और उसने राजाओं के दिव्य सिद्धांत की स्थापना। महमूद नसरुद्दीन जो शासक था, उसके बाद बलबन शासक बना था। बलबन उसका बोल सकते हैं सिपा सालार था। बलबन की राजा की विचारधारा, अब देखो गुलाम वंश को गुलाम वंश से बोला जाता है कि चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसने गुलाम के पास तो देना नहीं था अपना शासन, पर होता क्या है कि हर बार जितने भी महान शासक हुए, 3 महान शासक थे आपके,
गुलाम वंश में ऐबक थे, उसके बाद इल्तुतमिश थे, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है बलबन। ये गुलाम ही रहे एक दूसरे, मतलब गुलाम ही रहे, और इन्होंने जो बोल सकते हैं कि राजा के बाद जो उसका बेटा शासक बनता था उस युक्ति को गलत साबित कर दिया था। खुद क्या कर दिया था, कब्जा मार दिया था। इसलिए बोला जाता है 3 महान शासकों के कारण। बलबन की राजा की विचारधारा मूल रूप से ईरानी सिद्धांत पर आधारित थी। राजा अर्ध दिव्य था। अर्ध दिव्य मतलब आदि दैवीय शक्तियाँ वो कंट्रोल करता था। भारत में भी यही माना जाता था। भारत में जितने भी बोल सकते हैं वैदिक काल में जितने भी आपके महाजनपद हुए, उनके जो शासक थे, तो जब राज्याभिषेक होता था या राजसूय यज्ञ के दौरान राज्याभिषेक किया जाता था, वो कहा जाता था कि दैवीय शक्तियाँ राजा के बोल सकते हैं अंतर्निहित हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को ये भी मान रहा है, केवल भगवान के प्रति उसका क्या है जवाब दें, खलीफा के प्रति नहीं है। उन्होंने इस सिद्धांत की स्थापना की। सुल्तान सर्वशक्तिमान जिल्ले इलाही या जिल्ले इलाह की छाया है, और लोगों को सजदा और पैबोस, सजदा होता था हाथ चूमना, और पैबोस मतलब यह सजदा होता था सलामी ठोकना किसको, शासक को, सुल्तान को, और पैबोस होता था पैरों को चूमना, करने के लिए जोर देकर कहते हैं कि जो कि धर्मशास्त्रियों के अनुसार भगवान के लिए अकेले आरक्षित होता था। लिखा हुआ है कोतवाल पहली बार अपने शासन काल के दौरान नियुक्त किए गए थे बलबन के टाइम पे, और थानों की स्थापना की गई थी। मैस को दबा दिया गया और सभी विद्रोही तत्वों को बुरी तरह रौंद दिया गया। अदालत की राजनीति और आमिर की भूमिका से परिचित होने के नाते उन्होंने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर 40 सरदारों को, जो ग्रुप होता था कभी ज़्यादा कम भी हो जाते, जिसको स्टार्ट करने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश। बलबन का सबसे बड़ा योगदान केंद्र में खड़ी सेना को मजबूत करना था। उसने दीवान आरिज या दीवान अर्ज बोल सकते हो, ये सैन्य विभाग थी, इसकी स्थापना की थी। मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए उसने चौकियां भी स्थापित की थी, ये आप याद रखना। और याद रखना चंगेज़ खान जो था वो इल्तुतमिश का समकालीन है, ये भी आपने याद रखना है, या गौरी का भी समकालीन बोला जा सकता है। 1266 में सिंहासन पर विराजमान होने के बाद गयासुद्दीन बलबन ने क्राउन की शक्ति बहाल की। वह फारसी कोर्ट मॉडल ऑफ किंगशिप में विश्वास करते थे, और इसलिए उन्होंने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। यही चीज़ आगे जाके मुगल भी क्या करेंगे, अपनाएंगे। इतिहासकार बर्नी के अनुसार, बर्नी बोलता है कि बलबन ने कहा था, जब भी मैं एक आधार जनित अज्ञानी व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जल जाती हैं और मैं अपनी तलवार के लिए क्रोध में उसे मारने के लिए पहुंच जाता हूँ। श्रेष्ठ रक्त के दावे को साबित करने के लिए बलबन तुर्की कुलीनता के चैंपियन के रूप में आगे खड़ा होता है। बोलता है कि मैं जो तुर्की सुल्तान है उसी का क्या वंशज हूँ, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। उन्होंने किसी को भी महत्वपूर्ण सरकारी पद देने से मना किया जो कुलीन परिवार से नहीं था। कुलीन होना बहुत जरूरी था, मतलब श्रेष्ठ। इसका तात्पर्य भारतीय मुसलमानों को सत्ता और अधिकार के सभी पदों से हटाना था। मैमलुक वंश बोलो, इलबारी बोलो, या फिर आपका बोलो गुलाम वंश, एक ही बात है। इलबारी बोला जाता है इल्तुतमिश से, क्योंकि इलबारी डायनेस्टी से था इल्तुतमिश। तो सर्वप्रथम शासक आते कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बाद उनका बेटा आरामसा को अबदस्त करके बनते हैं, उनका जमाई हो जाता है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश शासक बनता है। दूसरा महान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह इनका बेटा रहता है, ये शासक बनता है, ठीक है ना। पर इल्तुतमिश किसको नियुक्त करते हैं, रजिया सुल्तान को। तो पहली मुस्लिम शासिका भारत के इतिहास में देखने को मिलती है 1236 से 1240। उसके बाद बहराम शाह शासक बनता है, मसूद शाह आता है, फिर नसरुद्दीन महमूद शाह, और इसी का सिपा सालार रहता है बलबन। और तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ही क्या कर देता है, तख्त पे क्या कर देता है, कब्जा कर देता है। उसके बाद इसका पोता रहता है कैकोबाद, इसका बेटा, एक बलबन का बेटा रहता है खुसरा खान नाम से, वो बंगाल का गवर्नर रहता है, पर ये अपने पोते को बना देता है कैकोबाद को। कैकोबाद शायद उस समय 17 या 18 साल का था जब शासक बनता है, और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसका नाबालिग जो बोल सकते हैं बच्चा रहता है कैयूमर्स, वो शासक बनता है, जिसको बाद में हटा के शासक बन जाता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, आगे चलते हैं, और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज़ खां जो था वो था आपका किसका समकालीन, इल्तुतमिश का, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ 1221 से 1237 के दौरान मंगोल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमणों के साथ आया था, जिनमें से कई छापे मंगोल मूल के अनियंत्रित क्वारोनाह द्वारा किए गए थे। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान हुआ था कि चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश का जो शासनकाल आता है वो 1211 से 1236 तक आता है, और इल्तुतमिश ऐबक का क्या था, दामाद था। एक तुर्क गुलाम था, एक बोल सकते हैं गुलाम मंडी से उसे खरीदा गया था, और गुलाम शासकों में सबसे महान भी था इल्तुतमिश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 से 1290 तक आपको गुलाम वंश देखने को मिलता है। उसके बाद कौन सा आता है, खिलजी राजवंश आता है। चलो अब बात कर देते हैं किसकी, चंगेज़ खां की बात करते हैं। चंगेज़ खां का जन्म होता है 1162 में, और 1227 में उनकी मृत्यु हो जाती है। चंगेज़ खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था उस टाइम पे। वह एक मंगोल शासक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हलाकू खान भी बौद्ध था,
चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात था। मंगोलियों के लोग या मंगोलिया के लोग चंगेज़ खां का नाम बड़ी इज्जत और फ़ख्र से लेते थे। चंगेज़ खां की अगर बात की जाए तो 1162 के आसपास उसका जन्म माना जाता है। मंगोलिया के उत्तरी भाग में होनोन नदी है उसके निकट। उसका जो बोल सकते हैं प्रारंभिक या वास्तविक नाम था वो था तैमुजिन, और उसके पिता का नाम था येसुजई, जो कियात कबीले के शासक थे या मुखिया थे। चंगेज़ खां बोला जाता है जब पैदा हुआ था तो दाई हथेली पर उसके पैदाइशी कहते खूनी धब्बे थे। 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई थे इसके। 12 वर्ष की आयु में चंगेज़ की शादी बोरते नामक एक लड़की से हो जाती है जिसे वो बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, जिसका अपहरण दूसरे कबीले के लोग कर देते। अब होता कि अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए इन्हें काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। इनका एक खास दोस्त था बोगरचू, और उसका सगा भाई था जम्मू का। शुरुआत में इनके मित्रवत संबंध रहते हैं, बाद में शत्रुवत संबंध हो जाते हैं। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या हो गई थी। दूसरे कबीले वाले उसके पिता की हत्या कर देते हैं चंगेज़ खां की, और उसके बाद क्या करता है चंगेज़ खां फिर जमुका को हराता है, और उसके बाद शुरू हो जाता है कबीलों को धीरे धीरे नष्ट करके या फिर बोलते हैं विजित करने का सिलसिला। किसका? आपका चंगेज़ खां का। और ये मंगोलिया से लेकर यूरोप तक सारे कबीलों को नष्ट करते हुए चलता है और उन्हें विजित करते हुए चलता है चंगेज़ खां। चंगेज़ खां के अगर वंशजों की बात की जाए तो चंगेज़ खां की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और अपने बेटों और पोतों के बीच में अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया था। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो जाता है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार चंगेज़ खां की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने गोल्डन होर्ड सल्तनत बनाई थी। यह सल्तनत मंगोल साम्राज्य की का हिस्सा थी, जिसे किपचक खानत भी कहा जाता है। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले को शासक या उसका राज हो। 2003 की एक जेनेटिक अध्ययन में सामने आया कि पूरे यूरेशियाई लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न मिलता है। इस अध्ययन के अनुसार यूरेशिया के 16 समूह 8% लोगों में यह पैटर्न पाया गया। इसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1,60,00,000 लोग एक ही डीएनए पैटर्न से सीधे कनेक्टेड हो जाते हैं। जब पता लगा गया तो ये डीएनए पैटर्न मैच करता है किसके? चंगेज़ खां के पैटर्न से। तो लिखा हुआ है इसका अर्थ यह है कि एक समय चंगेज़ खां का इतना व्यापक प्रभाव देखने मिलता है यूरेशिया में कि वो पूरे यूरेशिया में लोगों के डीएनए पैटर्न को बदलने में सक्षम रहा। पाश्चात्य विज्ञानियों का मानना है कि चंगेज़ जहाँ होता था वहाँ वह केवल स्त्रियों के साथ संबंध बनाता फिरता रहा होगा, क्योंकि डीएनए संरचना जन्मजात होती है और उसमें बाद में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह थी कि यूरोप और मध्य पूर्व में विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूसेडर और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जाने और उन्हें दासी बनाकर अपने मनोरंजन के प्रयोग करने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने यही बात चंगेज़ के लिए भी सोची होगी कि वह भी ऐसा करता रहा होगा। इसलिए यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए किससे मैच करता है? चंगेज़ खां से। आगे लिखा हुआ, परंतु चंगेज़ खां के जीवन का अध्ययन करने से यह बात साबित होती है कि वह ऐसा कोई यौन कुंठित शासक नहीं था। चंगेज़ के जीवन में अन्य स्त्रियां होती तो मुस्लिम बादशाहों के समान उसके भी दासियों से कई बच्चे होते, जो फिर उसके मरने के बाद सत्ता पर क्या करते हैं? लड़ाई में देखने को मिलता। बोल सकते हैं उत्तराधिकार का युद्ध होता। चंगेज़ खां ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज़ खां के नाम से कांपते थे। इल्तुतमिश भी कांपता था, ये आपने याद रखना है। ऐसा कोई शासक पैदा ही नहीं हुआ चंगेज़ खां के टाइम पे जो उसका सामना कर सके। आगे लिखा, चंगेज़ खां ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज़ खां ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूट और विभत्स उत्पाद से बच गया था। नहीं तो भारतीय भी हो जाते किसके वंशज? बोल सकते चंगेज़ खां के। बच गया भारत। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। कहा जाता है कि लगभग 4 करोड़ लोग मारे थे इसने अपने टाइम पे। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज़ खां और हलाकू खां अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और ज़मीन थी कि वह अपने जीवन काल में भी न तो इसका उपयोग कर पाया, ना ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज़ खां पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूट कर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज़ खां ने कभी खुद या परिजनों पर खर्च नहीं किया इस पैसे को। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से क्या किया गया था? दफनाया गया था। आगे लिखा हुआ, रूस में वोल्गा नदी के किनारे पुरावेत्ताओं ने 750 साल पुराने एक शहर के अवशेषों को खोज निकाला था। इस शहर को चंगेज़ खां के वारिशों ने बसाया था। इस अवशेषों में
इन अवशेषों में 2 ईसाई गिरजाघर भी शामिल है, जिनमें से एक में पत्थर और मिट्टी पर बेहतरीन शिल्पों नक्काशी को उकेरा गया। उकेक नाम से इस शहर को 1227 में चंगेज़ खां की मौत के कुछ दशकों बाद ही बसाया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज़ खां और विशाल मंगोल साम्राज्य के उदय में अच्छे मौसम का योगदान रहा होगा। अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि मध्य मंगोलिया में पुराने पेड़ों के छल्लों से यह पता लगता है कि करीब 1000 साल पहले जब चंगेज़ खां तेजी से कामयाबी हासिल कर रहा था, तो उस दौरान मध्य एशिया में मौसम काफ़ी सुहावना व नम था। इस दौरान घास काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और इससे घोड़ों को भरपूर चारा मिल पाया। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्ययन ने बताया है कि चंगेज़ खां के शासनकाल से पहले 1180 से 1190 के बीच कई बार सूखा पड़ा, लेकिन 1211 से 1225 के दौरान साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो चुका था। इस दौरान मंगोलिया में असामान्य रूप से सामान्य बारिश हुई और मौसम सुहावना बना रहा। इस अध्ययन के सह लेखक और पश्चिम वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक एमी हसन ने समाचार एजेंसी AFP को बताया था कि अत्यधिक सूखे से अत्यधिक नम मौसम के रूप में आया यह बदलाव बताता है कि इंसानी गतिविधियों में मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी उस टाइम पे। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी आदर्श स्थिति थी जो किसी करिश्माई नेता के उदय के लिए, सेना के विकास और मजबूत सत्ता के लिए पूरी तरह अनुकूल थी। उन्होंने बताया कि मौसम में नमी बढ़ने से हरियाली बढ़ी और इसका असर घोड़ों की ताकत में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। अनुकूल मौसम की मदद से चंगेज़ खां छोटे छोटे कबीलों में बिखरे मंगोलों के एकजुट कर एक बड़े साम्राज्य में तब्दील करने में कामयाब रहा। मंगोल शासक चंगेज़ खां इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। उसको लेकर एक दिलचस्प बात कही जाती है कि उसके रक्तपात ने वातावरण में 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की थी। मर गए थे लोग इतने सारे, तो कार्बन जो बोल सकते हैं आपका जो एमिटर होगा वो कम हो जाएगा। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर खून खराबा किया कि बड़ी आबादी का सफाई हो गया, जिससे जमीन जंगल में तब्दील हो गई थी चीज़ें। समझा जाता है कि उसके हमले में लगभग 4 करोड़ लोग, देख लीजिए आप, 4 करोड़ लोग मारे गए थे। उसने अपने विजय अभियान के बाद धरती की 22% ज़मीन पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। कॉर्नेलियस संस्थान के वैश्विक पारिस्थितिकी विभाग ने अनुसंधान में पाया कि उसने हमलों से खेती वाली जमीन जंगलों तब्दील हो गई थी, जिससे पेड़ों के तकरीबन 70 करोड़ टन कार्बन वातावरण से सोख लिया था। यह मात्रा दुनिया में एक साल में इस्तेमाल पेट्रोल से फैलने वाले प्रदूषण के बराबर थी। हालांकि पर्यावरणविदों के लिए यह बात हजम करना मुश्किल है, लेकिन यह वैश्विक तापमान को कम करने की मानव निर्मित पहली घटना है। प्रमुख अनुसंधानकर्ता जूलिया पोग्राट्स के अनुसार वास्तव में मानव ने हजारों साल पहले ही तब पर्यावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, जब खेती के लिए जंगल काटे जाने लग गए थे। ये आपके चंगेज़ खां। डेली मेल के अनुसार कॉर्नेलियस अध्ययन ने कई ऐतिहासिक घटनाक्रम पर गौर किया जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। इनमें यूरोप में ब्लैक डेथ, चीन में मिंग राजवंश और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की विजय शामिल है। इन सभी घटनाओं में बड़े पैमाने पर आबादी का सर्वनाश हुआ और जंगलों की वापसी हुई, लेकिन चंगेज़ खां के समय यह काम काफ़ी जल्दी हुआ। उसने कई बस्तियां सफाई कर दी थी और मंगोल शासक के समय में वनों के फिर बनने के पर्याप्त समय था और उसके कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन सोख लिया गया था। डेली मेल ने डॉक्टर पोग्राट्स के हवाले से कहा कि खान लेकिन विनाशक के रूप में ही उसे याद किया जाएगा, पर्यावरण हितैषी के रूप में नहीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका अध्ययन अन्य इतिहासकारों को पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव या अध्ययन के परंपरागत पहलू पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करेगा। तो देख लीजिए, ये था भाई, ये था आपका चंगेज़ खां का पूरा साम्राज्य। इसमें जो आपको लाल लाइन दिख रही है वो कैंपेन है चंगेज़ खां का, जो उसके समय विजय अभियान चला था। लिखा हुआ 1207 1219 के आसपास भारत की तरफ जब भी पहुंचा था, काबुल से होकर पहुंचा था, पर भारत बच गया था। 1200 तब तक वो वापस लौट गया था। 1220 1211 1215 में, तो उस समय अपने पीक पे था। उसके बाद जो उसके सक्सेसर आते हैं तो वो देख रहे होंगे आप, 1236 के आसपास, 1223 1200 बोल सकते हैं, 1243 के आसपास। तो यहाँ तक चले गया था, पूरा पोलैंड तक, यूरोप तक चले गया था इसका शासन। अच्छा, जब इसने अपने वंशजों को, ये बोल सकते हैं जो इसके बेटे थे, उन्हें बांटा था, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी साम्राज्य मिला अलग अलग बच्चों को। खानेत ऑफ द गोल्डन ऑर्ड ये ऊपर की तरफ चले गया। भारत की तरफ जिसका प्रभाव देखने को मिलता है बाद के शासकों में, वो था चगताई खानेत, और इस तरफ था आपका युआन डायनेस्टी, और इस तरफ था आपका इल खानेत। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजपूत प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले लिखा, राजपूत प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत देखने नहीं मिलती, क्योंकि ग्राम व्यवस्था लागू थी। ग्राम व्यवस्था जो थी वो लागू थी, तो ग्राम में पंचायत राज जैसी व्यवस्था देखने को मिलती थी उनके टाइम पे। मतलब बोल सकते हैं जो पावर था, शक्ति था, उसका केंद्रीकरण होकर क्या था, विकेंद्रीकरण उनके टाइम पे भी देखने को मिलता था, विकेंद्रीकरण था। तो ये तो हो जाता है गलत, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, सही बोल रहा ना, ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला नहीं हो सकता, तो यही होगा आंसर।
चूँकि राजपूत समाज अपने संगठनात्मक ढांचे में सामंती था, बिल्कुल सामंतवाद वहाँ पर था, और इसी कारण से उनका पतन भी देखने को मिलता है सामंतवाद के कारण। सामंतवाद मतलब कुछ 2-4 लोग उनके पास क्या थी, पावर थी। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे गौरी वंश था, ऊपर की तरफ लोहार वंश था, कश्मीर की तरफ चौहान थे, इस तरफ आपको यहाँ पे चंदेल देखने को मिलेंगे, ये परमार हैं, ये गुजरात के चालुक्य हैं, सैन वंश यहाँ पर, काकतीय इस तरफ थे, होयसल इस तरफ थे, चौड़ नीचे की तरफ थे, ये कलचुरी यहाँ पर, ये गहड़वाल वंश है, ठीक है ना, जिसका शासक जयचंद था, जिसका पंगा रहा हमेशा किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा खासा किंगडम, और उत्तराखंड की तरफ यहाँ पे देखिए गढ़वाल, और यहाँ पे देखिए कुमाऊं किंगडम। बंगाल की तरफ थे सैन, और इस तरफ थे आपके उड़ीसा की तरफ ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, ये आप याद कर सकते हैं। लिखा, राजपूत समाज अपने संगठनात्मक ढांचे में सामंती था, यह विभिन्न कुलों में विभाजित था, प्रत्येक एक या एक से अधिक वंशानुगत शासक घरानों के अधीन था, प्रत्येक राज्य जागीरदारों द्वारा आयोजित बड़ी संख्या में जागीरों में विभाजित था। राजपूत समाजों में ग्राम समुदाय उनकी पंचायतों द्वारा शासित होते थे, उनके आंतरिक मामलों में काफ़ी स्वायत्तता का आनंद लिया गया। यानी राजपूत प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वे केंद्रीकृत थी। देख लीजिए आ गया पहला पॉइंट, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा, राजतंत्र के सामंती होने के कारण नौकरशाही ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। सामंतवाद का विकास राजपूतों की कमजोर प्रशासन की स्थिति का मुख्य कारण था, जो अंततः राजपूतों के पतन की ओर उन्हें ले जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले, राजस्व प्रणाली मुख्य रूप से भूमि कर पर आधारित थी, व्यापार और वाणिज्य पर भी कुछ शुल्क वसूल किए जाते थे। सामंती अर्थव्यवस्था के कारण राजस्व प्रणाली बहुत दबाव में थी, इसलिए केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली ने प्रासंगिकता क्या कर दी थी, खो दी थी अपनी। आगे चलते हैं, तो सुमेलित नहीं है, तो लिखा खतौली का युद्ध राणा सांगा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। अब राणा सांगा समकालीन है किसका, इब्राहिम लोदी का और बाबर का, इनका है, बोल सकते हैं इनका समकालीन। अलाउद्दीन खिलजी आपका बोल सकते हैं शुरुआत में आ गया था, आपका लगभग देखने को मिलता है, तो 1290 के आसपास आता है, 1296 के आसपास का है। और राणा सांगा की बात करें तो ये मतलब 13वीं शताब्दी का व्यक्ति है, और ये 16वीं शताब्दी का व्यक्ति है, 300 साल का गैप लगभग। तो ये तो गलत हो जाता है। दूसरा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में, बिल्कुल सही है, ये होता है 1527 में, जिसमें जिहाद वर्ड का इस्तेमाल करता है बाबर। चंदावर को युद्ध राणा सांगा और मोहम्मद गौरी, नहीं मोहम्मद गौरी कहाँ, मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का है, और राणा सांगा आपका 16वीं शताब्दी का। और चंदावर का युद्ध जो होता है वो मोहम्मद गौरी और किसके बीच में होता है, जयचंद के बीच में होता है, और ये हुआ था 1194 में। तो ये भी गलत है आपका, सही एक ही है, दूसरा वाला। क्या लिखा हुआ है, सुमिलित नहीं है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड सुमिलित नहीं है। पढ़ लेते हैं। खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा, जैसे महाराणा संग्राम सिंह भी राजा या राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता था, कि नेतृत्व में मेवाड़ की राजपूत सेना और इब्राहिम लोदी की नेतृत्व वाली दिल्ली सल्तनत की सेना के बीच लड़ा गया था। बूंदी के निकट खतौली में भीषण युद्ध हुआ, सुल्तान हार गया और युद्ध के मैदान से भाग गया था। सुल्तान मतलब इब्राहिम लोदी। सुल्तान के एक पुत्र को बंदी बना लिया गया। अगले वर्ष सुल्तान ने मियाँ हुसैन और मियाँ मुखान को सेना प्रमुख के रूप में एक बड़ी सेना के साथ भेजा। पुनः महाराणा ने सुल्तान की सेना को धौलपुर के पास हरा दिया था। कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था, बाबर ने मार दिया था इसे, तो इब्राहिम लोदी था। खानवा के युद्ध की अगर बात करें तो बाबर की मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन की विजय में निर्णायक युद्ध था। 16 मार्च 1527 को युद्ध लड़ा जाता है। यह मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत में समाप्त हो गया था, और आने वाली शताब्दियों के बारे में के लिए बाबर और उसके वंशजों के शासन को मजबूत किया था। खानवा के युद्ध की अगर बात करें तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में था। तो जयचंद उत्तरी भारत के गढ़वाल, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे आपको, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर है गढ़वाल, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। राजधानी थी कन्नौज, ठीक है ना। कन्नौज राजधानी इससे पहले रही है, हर्षवर्धन की भी रही है। हर्षवर्धन से पहले मौखरी वंश के जो शासक थे, ग्रह वर्मा, उसके जो बोल सकते हैं जीजा थे हर्षवर्धन के, तो उनके पास थी राजधानी कन्नौज। तो वहीं पर गढ़वाल वंश था यूपी की तरफ। वर्ष 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा जयचंद को मार दिया जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध आप जानते हैं, और पहला युद्ध भी जानते हैं। गंगा के मैदान में मोहम्मद का पहला, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ 1191 में, तो उसमें गौरी हारता है और 92 में जीत जाता है। आगे लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों में पहले और एकमात्र अफगान कौन थे। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश। लोधियों के बाद जो दूसरे अफगान देखने मिलते होते सूरी, शेरशाह सूरी, सूरी वंश, ठीक है। पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है,
लोधी राजवंश, लोधी को आप इस तरीके से लिखना, लोधी ऐसे भी लिखा जाता है पर फर्क नहीं पड़ता, आप याद कर लो केवल। लोधी राजवंश की स्थापना भारत में बहलोल लोधी, बहलोल लिख देना, बहलोल खान लोधी ने वर्ष 1451 में की थी। उसने 1489 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। वह भारत में पहले अफगान शासक थे जिन्होंने भारत पर मुस्लिम राजवंश की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बसाई? दिल्ली। बहलोल लोधी मलिक सुल्तान शाह लोधी के भतीजे और दामाद थे और सरहिंद के क्या थे? आपके गवर्नर थे, जो आपका आज के पंजाब राज्य में आता है, सरहिंद क्षेत्र। वह सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे। वह पंजाब क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली प्रमुख और एक मजबूत नेता समूह के तालमेल के साथ साथ अपने मजबूत व्यक्तित्व के साथ अफगान और तुर्की प्रमुखों की ढाली सोच रखते थे। उनके सभी कार्य और संचार फारसी भाषा में होते थे। आगे लिखा हुआ है, सैयद राजवंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से अपने सिंहासन को बहलोल खान लोधी को दे दिया था। तो 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली सल्तनत पर लोधी राजवंश की स्थापना हो जाती है। उनके युग की सबसे महत्वपूर्ण जो रहती है विजय रहती है जौनपुर की विजय। 1490 में सरकी राजवंश के पतन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और 1486 में जौनपुर के सिंहासन पर अपने बड़े बेटे बारबक को सिंहासन सौंप देते हैं। बहलोल लोधी के जो बेटे थे वो थे आपके कौन? सिकंदर लोधी। और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी आप जानते हैं। सैयद राजवंश लोधी राजवंश के पूर्ववर्ती थे जिनकी स्थापना सैयद खिलजी खां, ये बोल सकते हैं गवर्नर था आपका, ये कमांडर इन चीफ बोल सकते हैं तैमूर लंका। भारत पे तैमूर लंका आक्रमण होता 1398 में दिल्ली में। तैमूर मुगल सम्राट लोधी राजवंश के उत्तराधिकारी थे, आप जानते हैं। बाबर हटा देता है इन्हें। ये आपको स्लेव डायनेस्टी देखने मिली, गुलाम वंश 1206 से 1290, ये इनका शासन है। तुगलक डायनेस्टी देखिए 1221 से 1398। सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं प्रॉस्परस जो रहती है वो रहती है एमबीटी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे कम दिखेगा आपको खिलजी डायनेस्टी पर। अलाउद्दीन के टाइम पे तो बिल्कुल इसका जो कब्जा रहता है वो साउथ की तरफ भी रहता है, साउथ अभियान भी चलाता है और बोल सकते हैं आपका नॉर्थन अभियान भी चलाता है, दोनों चलाते हैं, उत्तर अभियान और दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान मुख्यतः मलिक कफूर के द्वारा चलाया जाता है, जैसे हजार दिनारी बोलते हैं। ये गुलाम था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 में अपने पहले हमले में हराया था? तो ये हिंदुसाई वंश का शासक था जयपाल। हिंदुसाई वंश आपको दिखेगा आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर। तो लिखा हुआ है जयपाल हिंदुसाई राजवंश का एक प्रसिद्ध शासक था जो पंजाब से काबुल तक फैला हुआ था। 964 से 1001 सी, मतलब आपका देखने को मिलता है कि सी बोलते हैं एडी को, मतलब ईस्वी को बोला जाता है, तक हिंदुसाई राज्य पर शासन किया था। वह 1000 ईस्वी में गजनवी के पहले हमले में गजनवी के महमूद से हार गया था। जयपाल ने वर्ष 1001 में गजनवी के महमूद के साथ पेशावर की प्रसिद्ध लड़ाई भी लड़ी थी लेकिन हार जाता है। उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा रहता है आनंदपाल। तो जयपाल 964 से 1001 ईस्वी आनंदपाल के पिता थे, ठीक है ना, के पिता थे। गजनवी जो शासक थे महमूद गौरी, उन्होंने हराया था जयपाल को। उसके बाद सुखपाल आता है 1007 से 1010, ठीक है ना। और इसके बीच में जो देखने को मिलता है कि आपका आनंदपाल भी है। तो आनंदपाल व जयपाल और हिंदू एक बोल सकते हैं हिंदुसाई शासक के बेटे थे। 1008 ईस्वी में वेहिंद की लड़ाई में महमूद गजनवी से हार गए थे। उन्हें कन्नौज और राजस्थान के शासकों द्वारा समर्थन प्राप्त था। सुखपाल की अगर बात करें तो वह मुल्तान का शासक था जिसे महमूद गजनवी ने नियुक्त किया था क्योंकि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उन्हें गजनवी के महमूद ने सजा दी जब 1008 में उन्होंने इस्लाम त्याग कर एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना शुरू किया। तो तीनों का राजा गौरी। तो यहाँ पर आपका हिंदुसाई डायनेस्टी, इस तरफ आपका सफारी डायनेस्टी, ठीक है ना। इस तरफ आपका सिंध है, ये गुर्जर प्रतिहार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में नालंदा और विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नष्ट किया? पहले बता देता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया था जो गुप्त वंश का शासक है, और विक्रमशिला बनाया था पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ये कई बार पूछ लिया जाता है, आप याद रखना। तो आप जानते हैं कौन है? बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। ये भी मोहम्मद बोल सकते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम है जो बंगाल की तरफ जाएगा। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के एक और सेनापति 1197 ईस्वी में बिहार और 1202 में बंगाल पर विजय प्राप्त की और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तोड़ देता है। 1203 तक सारे नष्ट कर देता है और बंगाल और बिहार का क्या बन जाता है? वायसराय बन जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये पहला अरब आक्रमण देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत में। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के अधीन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सिंध, जिसका शासक था दाहिर, उसको हरा देता है ये। और ये वो पहले व्यक्ति है जो भारत में इंट्रोड्यूस करता है जजिया कर,
जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों पे लगता था, ये आपने याद रखना है। आगे लिखा हुआ है, हालांकि सिंध पर आक्रमण का कारण देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा अरब जहाज़ों की लूट का बदला लेना था। जब राजा दाहिर ने समुद्री लुटेरों को दंडित करने से इनकार कर दिया तो हज्जाज, इराक के गवर्नर, ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम के अधीन एक सेना भेजी। वह 712 में सिंध पहुंचे और देवल को घेर लिया जो समुद्र तट पर स्थित था। फिर उन्होंने नैरून, हैदराबाद और सिविस्तान सहवान पर कब्जा कर लिया। हैदराबाद पाकिस्तान वाला आपका, ना कि भारत वाला। उसके बाद अपनी राजधानी अलौर के पास रेवार के किले में राजा दाहिर पर निर्णायक जीत हासिल की। इसके बाद अलौर, ब्राह्मणवाद और मुल्तान सिंधु नदी के पास और निचले पंजाब के कुछ हिस्सों को ले लिया गया। इस सैन्य विजय का उल्लेख चचनामा में किया गया जो बिन कासिम के पुराने अरबी इतिहासकार 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक फारसी अनुवाद है। उनका शासन केवल 2 वर्ष तक ही चला था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था, ये आपने याद रखना है। लगाने वाला कौन था? आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो चचनामा ये याद रखना, इन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी। मोहम्मद गौरी की मैंने बता दिया था आपको। तो वह भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरे मुस्लिम शासक थे। सबसे पहले कौन था आपका? कासिम। उसके बाद कौन था आपका? गजनी। उसके बाद कौन था आपका? गजनी। और उसके बाद कौन था? गौरी। कासिम आपका अरब था और गजनी और गौरी आपके टर्किश थे, तुर्क थे। उसने पहली बार 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तराइन की पहला युद्ध आप जानते हो 1191 में पृथ्वीराज हरा देता है भटिंडा के आसपास। तराइन मिलता है आपको हरियाणा में। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज के दिन राजपूत शासकों की सम्मिलित सेना को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में रखा गया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई की समाप्ति के साथ भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्की शासन स्टार्ट हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी द्वारा सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है दिल्ली की तरफ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।